हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विज्ञान विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। इसका हम अध्याय 5 पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण में जो भी प्रश्न दिए हैं हम देखेंगे कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, प्रश्नों के उत्तर जानना शुरू करें, लिखना शुरू करें, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है। इसमें हमें देखिए यहाँ पर ये बॉक्सेस दिए गए हैं और इसमें हमें क्या करना है कि निम्नलिखित शब्दों को उचित बॉक्स में लिखो एवं चित्र पूर्ण करो। तो देखिए, ये जो स्क्वायर शेप में जो लिखा हुआ है जैसे जंतु, तो इसको हमें इस बॉक्स में लिखना है और जो हेक्सा स्क्वायर में लिखा हुआ है उसको हमें उसी प्रकार के बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे और अपने जो चित्र है इसको पूर्ण कर देंगे। इसके बाद क्या करना है कि शब्दों को उचित बॉक्स में भरने के पश्चात आपके मन में जो विचार आए आप उसे इस वाले बॉक्स में आप लिखें। तो देखिए, ये आपको करना है, आपके मन में जो भी विचार आए कि इस बॉक्स में देखिए हमने लिखा है कि जंतु, वृक्ष, झाड़ियां, सूक्ष्म जीव, और इस बॉक्स में हमने ऐसे लिखा है कि जो जीव हैं, जब इन संकटापन्न जीव लिखे हैं और इनके बचाव के लिए हम अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और पौधों का रोपण, वन रोपण आदि चीजें करते हैं। तो इस प्रकार से इनको देखने से हमें ऐसा लगता है कि वन्य जंतु और पादप की जो प्रजातियां हैं जो कि संकटापन्न हैं, इनके लिए हमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान बनाकर इनको संरक्षित करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम, हमारे पास बहु विकल्पीय प्रश्नों की शुरुआत होती है जिसमें पहला है कि यदि वन विलुप्त हो जाएं तो क्या होगा। तो देखिए, यदि वन विलुप्त हो जाएंगे तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि एक अभयारण्य में काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल तथा गैंडा ये क्या दर्शाते हैं। तो देखिए, किसी अभयारण्य में इन प्रजातियों का जो संरक्षण है ये किया जाता है, तो ये इनकी संकटापन्न प्रजातियां, संकटापन्न स्पीसीज को दर्शाती हैं। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है। तो देखिए, वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण दावानल अर्थात जंगलों में आग का लग जाना और भीषण सूखा, इससे जो पौधे हैं उनकी प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से हमारा उत्तर है जो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कर सही युग्म चुनिए। तो देखिए, पहले हम इसको मिला सकते हैं कि विशालकाय गिलहरी ये क्या है, एक स्थानीय जो प्रजाति है उस वह है विशालकाय गिलहरी। तो नंबर ए को हमें 3 से मिलाना है और बी पक्षी अभयारण्य, ये इसको हमें 3 से मिलाना है, एक को। ठीक है, तो इस यहाँ पर हम ऐसे लिखते जाएं। यहाँ पर हाँ, विकल्प नंबर ए में ए को हमें किससे मिलाना है, 3 नंबर से। तो ऐसे हम साइड में लिख सकते हैं। और पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है, भरतपुर में, तो बी को 1 नंबर से मिलाना है। वनों की कटाई अर्थात वनोन्मूलन, तो यहाँ पर नंबर 4 आ जाएगा। उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण। तो इस प्रकार से हम इसको मिला लेंगे कि ए 3, बी 1 और सी 4 और डी 2। तो इस प्रकार से हम इन विकल्पों में से इसकी पहचान कर लेंगे। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि वन्य जीव अभयारण्य के लिए निम्न में से कौन सी विशिष्टता मुख्य है। तो देखिए, वन्य जीव अभयारण्य के लिए क्या मुख्य है, यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना क्या होता है, प्रतिबंधित होता है, मना होता है। तो ये वन्य अभयारण्यों में और राष्ट्रीय उद्यान में ये
इनकी मुख्य विशिष्टता होती है। यहाँ पर शिकार करना, जानवरों को पकड़ना मना होता है, प्रतिबंधित होता है। अगला जो प्रश्न है इसमें हमें खाली स्थान भरने हैं। तो पहला ही खाली स्थान है जिसमें पूछा गया है कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से खाली स्थान बनाए गए हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो पहले खाली स्थान में हमें लिखना है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। दूसरा खालिस्तान है कि खालिस्तान से काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण खालिस्तान कहलाता है। तो वनोन्मूलन से काटे गए वृक्षों को तो हम क्या भर देंगे, वनोन्मूलन। इनकी कमी को पूरा करना क्या कहलाता है, वृक्षारोपण। तो दूसरे खालिस्तान में हम भरेंगे वनोन्मूलन। तीसरा खालिस्तान है कि संकटापन्न स्पीसीज का खालिस्तान में रिकॉर्ड रखा जाता है। तो रेड डेटा पुस्तक में इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। नंबर 4, साल, सागौन, आम, जामुन खालिस्तान है। तो ये क्या है, वनस्पति जात हैं। पांचवा खालिस्तान है जिसमें पूछा गया है कि कागज बचाने का अर्थ है खालिस्तान को बचाना। तो कागज बचाने का अर्थ है पेड़ों को बचाना। इस प्रकार से हम खालिस्तान को पूर्ण कर लेंगे। अब यहाँ से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है जिसमें पहला प्रश्न है कि वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि हम पेड़ पौधों तथा वन्य जीवों की रक्षा कर उन्हें पीढ़ियों तक क्या कर सकें, सुरक्षित रख सकें। और इसी के साथ ही जैव विविधता, पर्यटन, पारिस्थितिक तंत्र और शोध आदि को भी बढ़ावा दिया जा सके। इसीलिए क्या बनाए जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि यदि वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ना बनाए जाएं तो पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यदि ये ना बनाए जाएं तो पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो सकता है, क्योंकि मनुष्य क्या है, शिकार करेगा और वनोन्मूलन के द्वारा इन्हें नष्ट कर सकते हैं। और ये जातियां हैं, जो प्रजातियां हैं, संकटापन्न हो सकती हैं और आगे जाके विलुप्त हो सकती हैं, क्योंकि अभ्यारण्य बनाकर इन क्रियाकलापों पर क्या प्रतिबंध लगाए जाते हैं, शिकार पर, जानवरों को पकड़ने पर, पौधों को काटने पर। तो इस प्रकार से अभ्यारण्य बनाए जाने चाहिए। अगला जो प्रश्न है वह है कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना अधिक है, क्यों। तो देखिए, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना अधिक इसलिए होती है क्योंकि हम क्या करते हैं, अधिकांश जो छोटे जंतु होते हैं जैसे सर्प हो गया, छिपकली, मेंढक, इनका क्या करते हैं, इनको हम निर्दयता से मार डालते हैं और इनके विलुप्त होने की संभावना भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि चिड़ियाघर और वन्य जीव अभ्यारण्य में कोई दो अंतर बताइए। तो देखिए, चिड़ियाघर हैं जो यहाँ पर पक्षियों को कृत्रिम आवास में सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात इनके लिए एक आवास तैयार किया जाता है और उसमें पक्षियों को सुरक्षित रखा जाता है, जो कि चिड़ियाघर कहलाता है। लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या होता है, कृत्रिम आवास नहीं बनाया जाता, इन्हें प्राकृतिक आवास में पूरे के पूरे जंगल को सुरक्षित कर लिया जाता है और उस क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया जाता है। और चिड़ियाघर होता है, ये एक छोटा क्षेत्र होता है जिसे शहर में भी बनाया जा सकता है। और जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये विशाल वन क्षेत्र होता है, ये छोटा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम इनमें अंतर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, क्या अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। तो देखिए, इसमें आपको अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाना है। आप ये भी बना सकते हैं और ये कार्य भी कर सकते हैं, जैसे कि आप प्रत्येक अपने जन्म दिवस पर एक पौधा लगा सकते हैं, वृक्षों की सुरक्षा कर सकते हैं और वृक्षारोपण के लिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अपने दोस्तों से भी ऐसा करने के लिए कह सकते हैं, जिससे कि हमारे आसपास की जो हरियाली है वो बनी रहे। अगला प्रश्न है जिसमें कि पूछा गया है, क्या मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो बिल्कुल, मानव जाति है जो जीव जंतुओं के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि मानव के विभिन्न क्रियाकलापों से पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जो आवास
इसके विनाश, जंतुओं के जो आवास हैं, जंगल नष्ट होंगे तो उनका आवास भी विनाश हो जाएगा। विश्व उष्णन जैसी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जो कि विभिन्न जंतुओं के लिए खतरा बन जाती हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वी से वन समाप्त हो जाए तो निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यदि पृथ्वी से वन समाप्त हो जाए तो हमें बताना है मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पृथ्वी से यदि वन समाप्त हो जाएंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कम हो जाएगी और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और मनुष्य को सांस लेने में परेशानी होगी और अंततः मानव जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी से यदि वन समाप्त हो गए तो मनुष्य भी समाप्त ही हो जाएंगे। अब बताना है कि पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, वनों के समाप्त होने से गैसों में संतुलन बिगड़ जाएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और क्या होगा, विश्व उष्णन की स्थिति बन जाएगी। ध्रुवों का बर्फ पिघलने लगेगा और समुद्र का जल स्तर भी बढ़ने लगेगा और आगे वायु प्रदूषण भी बढ़ जाएगा। बहुत सारे पर्यावरण पर इसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो पड़ेंगे। हमारे पास इसमें जगह की कमी होने के कारण इतना ही हम दे पाए हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि यदि ध्रुवीय भालू को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए लाया जाए तो क्या वे अपना अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रख पाएगा। उत्तर को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जो ध्रुवीय भालू है वो ठंडी जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और जहाँ की जलवायु गर्म होती है। इस कारण इस क्षेत्र में ध्रुवीय भालू अपना अस्तित्व लंबे समय तक नहीं बनाए रख पाएंगे। तो अगला प्रश्न हम देखें जिसमें पूछा गया है कि पहेली अपने माता पिता के साथ राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण के लिए गई। वहां उसने नदी किनारे कुछ पक्षी देखे। पहेली की मां ने उसे बताया कि ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। बताइए। प्रश्न 1, ये पक्षी जो अपने मूल आवास को से उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण ये पक्षी अपने मूल आवास से उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करके आते हैं और इस क्रिया को कहते हैं प्रवास और ऐसे पक्षी कहलाते हैं प्रवासी पक्षी। क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि ये पक्षी अपना मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्रों की यात्रा क्यों करते हैं। तो देखिए, क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण इनके मूल आवास में बहुत अधिक या तो शीत हो जाती है या बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उनके जीवन यापन के लिए और प्रजनन काल के लिए उपयुक्त नहीं रहता और इसी कारण ये पक्षी सुदूर क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि इन पक्षियों के उदाहरण दीजिए। तो इन पक्षियों के उदाहरण में आप साइबेरियन क्रेन का उदाहरण दे सकते हैं, सारस का उदाहरण दे सकते हैं, सामान्य टील का उदाहरण दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में से समाप्त हो रहा है, लेकिन वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसका कारण क्या है, बताइए। तो देखिए, वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतिक आवास प्रदान कर उनकी सुरक्षा एवं देखरेख की जाती है और मानव गतिविधियों जैसे शिकार पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। यही कारण है कि बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यदि ये आरक्षित नहीं होते तो बाघों का शिकार भी किया जाता और उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती और लेकिन यहाँ पर क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है और इसी कारण बाघों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। प्रश्न 13, इसमें पूछा गया है कि किसी पारितंत्र में हरे पौधे, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतु एवं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यदि इस पारितंत्र में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो क्या होगा। जैसे नंबर 1, यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाएं तो क्या होगा। तो देखिए, यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो इसका प्रभाव संपूर्ण आहार श्रृंखला, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ेगा क्योंकि सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर हैं और आहार संकट उत्पन्न हो जाएगा तथा पर्यावरणीय असंतुलन भी बढ़ जाएगा। एक समय जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अगला
पूछा गया है कि यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए, यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो शाकाहारी जंतुओं की प्रजातियां समाप्त होने लगेंगी, जिससे आहार श्रृंखला प्रभावित होगी और इससे भी पर्यावरण में कई समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। मांसाहार जंतुओं के लिए आहार संकट उत्पन्न हो जाएगा और आगे चल के इनकी मांसाहारी जंतुओं की भी प्रजातियां समाप्त होने लगेंगी, क्योंकि इनके लिए भोजन ही नहीं बचेगा। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाएं तो क्या होगा। तो यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाएंगे तो मांसाहारी जंतुओं की प्रजातियां भी विलुप्त होने लगेंगी, क्योंकि शाकाहारी जंतु इनका मुख्य भोजन होते हैं और इन सभी से पारितंत्र प्रभावित होगा, पर्यावरणीय असंतुलन भी क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि पारितंत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। तो देखिए, पारितंत्र में सूक्ष्म जीव हैं जो अपघटक की भूमिका निभाते हैं। ये जैव अपशिष्टों को अपघटित कर अंततः किसमें, मृदा में मिला देते हैं और जिससे मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। फिर पौधे इनका पुनः उपयोग कर लेते हैं और आहार श्रृंखला में इनका आगे बहुत परिसंचरण होता रहता है। तो देखिए, यदि सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाएंगे तो पारितंत्र में सूक्ष्म जीव यदि नहीं रहेंगे तो इससे जो पर्यावरण प्रदूषण है वो भी बढ़ेगा। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि वन्य अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए। तो वन्य अभ्यारण्य में क्या होता है कि जंतु एवं उनके आवास को सुरक्षित रखा जाता है। किसको, जंतु एवं उनके आवास को। राष्ट्रीय उद्यान में पर्यावरण के संपूर्ण घटकों का संरक्षण किया जाता है, जबकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि अपने जिले, प्रदेश एवं देश में जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, निम्न तालिका में लिखिए। तो देखिए, आपके जिले में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है आप उसका नाम लिख सकते हैं, जो अभ्यारण्य है वह नाम लिख सकते हैं। हमारे ज़िले में देखिए रानी दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान है और नौरा देही अभ्यारण्य है, इसलिए हमने ये लिख लिए हैं। आपके यहाँ यदि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जैसे कि पन्ना, अचानक मार, ये यदि आपके क्षेत्र में पड़ते हैं तो आप इनको लिख सकते हैं। प्रदेश में हमें बताना है कि हमारे प्रदेश अर्थात मध्य प्रदेश में, तो इसमें हमारे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य और पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, हमारे यहाँ 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जिसमें से हमने एक लिख दिया है। तो चलिए अब देखते हैं देश में। तो देश में हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में पाया जाता है, चंबल अभ्यारण्य और ये नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इस प्रकार से आप इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि एक विद्यालय में प्रति वर्ष 4 टन कागज की खपत होती है। यदि यह विद्यालय अपने कागजों की प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं तो इन्हें प्रति वर्ष कितने पौधों को लगाना होगा। 1 टन कागज के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। तो देखिए, हम बता सकते हैं कि एक विद्यालय में जो खपत होती है लगभग 4 टन कागज की होती है और 1 टन कागज के लिए 17 वृक्ष काटे जाते हैं। तो एक विद्यालय द्वारा कितने वृक्ष लगाए जाने चाहिए, तो एक विद्यालय के द्वारा लगाए जाने चाहिए 68 वृक्ष, और हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि एक विद्यालय के द्वारा 68 पौधे लगाए जाने चाहिए। अगला पूछा गया है कि विद्यालय यदि 50% कागज को पुनर्चक्रण कर उपयोग में लाया जाता है तो इस स्थिति में कितने पौधों को प्रतिवर्ष लगाना चाहिए। तो देखिए, यदि विद्यालय 50% कागज अर्थात 2 टन कागज को क्या कर लेता है, पुनर्चक्रण कर उपयोग कर लेता है, तो अब उसे कितने की आवश्यकता है, 2 टन की आवश्यकता है। तो अब वह है 2 टन, अर्थात 2 टन के लिए कितने, 34 वृक्ष हैं जो उनको काटेगा, इसलिए उसको 34 वृक्षों का क्या करना पड़ेगा, उपयोग में लाएगा, तो उसे प्रतिवर्ष 34 वृक्ष ही लगाने होंगे।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि विद्यालय कागज की बचत के लिए कौन कौन से विकल्प अपना सकता है। तो देखिए, विद्यालय के द्वारा ऐसे कई विकल्प हैं जो अपनाए जा सकते हैं जिससे कागज की बचत हो सके, जैसे अनावश्यक कागज का उपयोग ना करना और पुरानी पुस्तकें जमा कर किसी अन्य छात्र को पढ़ने के लिए दे देना, विद्यालयीन कार्यों में अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना और खराब हुए कागजों का पुनर्चक्रण कर उनका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से कई विकल्प अपना सकते हैं जिससे कि कागज की बर्बादी से बचा जा सके। यहाँ हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर 1। इसमें हमसे पूछा गया है कि अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जंतुओं की सूची बताइए। तो देखिए, हमें इसमें ऐसे पौधे और जंतु लिखना है कि जो कि हमारे यहाँ पहले बहुत दिखाई देते थे, अब उनकी मात्रा कम है। तो ये आप अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से पूछ करके लिख सकते हैं, जैसे कि जो कि विशेष क्षेत्रीय पौधे हैं और क्षेत्रीय जंतु हैं जो कि पहले बहुत थे और अब बहुत कम दिखाई देते हैं। तो जैसे कुल्लू का पौधा, भिलावा, अचार, धाबड़ा, बेशरम का पौधा, बीजा का पौधा, ये पहले बहुतायत में होते थे और अब इनको आसानी से ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे ही कुछ क्षेत्रीय जंतु होते हैं जैसे कौआ, गिद्ध, गौरैया, हिरण, लकड़बग्गा, तेंदुआ, ये कुछ जंतु भी हैं जो कि अब इनकी प्रजातियां हैं जो वो हमें कम दिखाई देती हैं। अगला इसमें हमें बताना है कि मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो देखिए, इसमें हम बता सकते हैं कि जैसे राष्ट्रीय उद्यान है तो हमें अपने प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान बताना है, तो इसमें हमने 5 ही लिखे हैं। 10 राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कान्हा किसली, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें जिनका संरक्षण किया जाता है हमने उनके यहाँ पर नाम लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से आप इसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ही हमें अभ्यारण्य के नाम देने हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा पालपुर, कूनो, सरदारपुर, सैलाना अभ्यारण्य, घाटी गांव अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य, और उनमें जिनका संरक्षण किया जाता है उन जंतुओं को भी हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो कि मध्य प्रदेश में 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, पन्ना और अचानकमार, ये 3 ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं, तो उनको हमने यहाँ पर लिख लिया है। इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, सूची बनाइए। तो देखिए, वृक्षों की कटाई के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, कृषि के लिए भूमि प्रदान करना, फर्नीचर बनाने के लिए भी वृक्षों की कटाई की जाती है, ईंधन के रूप में लकड़ी प्राप्त करने के लिए, और भवन निर्माण, कागज उद्योग आदि के लिए ये कारक हैं जो क्या है, उत्तरदायी हैं वृक्षों की कटाई के लिए। अगला प्रश्न है कि वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, लिखिए। तो देखिए, वनों की कटाई से पर्यावरण पर निम्न प्रभाव हो रहे हैं, जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ रहा है जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है और विश्व उष्णन का खतरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वायुमंडलीय प्रदूषण बढ़ रहा है जिससे अम्लीय वर्षा की संभावना भी बढ़ रही है, और पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ रहा है जिससे सूखा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मृदा अपरदन, उर्वरता में कमी, मरुस्थलीकरण आदि समस्याएं हैं जो वनोन्मूलन के कारण उत्पन्न हो रही हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के सारे प्रश्न हैं और जो प्रोजेक्ट कार्य हैं उनको देख लिया है कि हम इनको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।